आज का हमारा विषय है केतु का स्वभाव, कारकत्व एवं विशेषताएं। नवग्रहों में यूं तो केतु को उतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि यह छाया ग्रह है। इसलिए कई बार लोग इसे नवग्रहों में इसकी गिनती भी नहीं करते, इसे ग्रह भी नहीं मानते। परंतु मानव जाति पर, मानव जीवन पर, ब्रह्मांड पर, प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर केतु का इतना अधिक प्रभाव है कि इसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता। केतु आध्यात्म का कारक है। केतु विरक्ति का कारक है। केतु जिस भाव में जाता है, जातक या जातिका को उस भाव से विरक्त कर देता है। यदि केतु प्रथम भाव में यानी लगनगत हो जाए तो व्यक्ति अपने आप से भी विरक्त हो जाता है, अपने आप की भी परवाह नहीं करता, अपने आप से विरक्त हो जाता है, अलगाववाद हो जाता है, एक प्रकार से डिटैच्ड हो जाता है। यदि केतु द्वितीय भाव में चला जाए तो व्यक्ति धन से, कुटुंब से विरक्त हो जाता है। केतु यदि तृतीय भाव में चला जाए तो व्यक्ति छोटे भाई बहनों से विरक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगता है। यदि केतु चतुर्थ भाव में चला जाए तो जातक या जातिका अपने आप को माता से, भूमि भवन वाहन से, अपने स्वस्थान से अपने आप को विरक्त महसूस करने लगता है। यदि केतु पंचम भाव में चला जाए तो जातक या जातिका अपने आप को शिक्षा से, विद्या से, बुद्धि से, संतान से, प्रेम सुख से आदि से विरक्त महसूस करने लगता है। यदि ये छठे भाव में चला जाए केतु तो जातक या जातिका अपने आप को ऋण, रोग, शत्रु, प्रतियोगिता आदि से विरक्त महसूस करने लगता है। और वहीं केतु यदि सप्तम भाव में चला जाए तो जातक या जातिका अपने आप को अपने जीवन साथी से विरक्त महसूस करता है, अपने व्यवसाय से विरक्त महसूस करता है। और यदि केतु अष्टम भाव में चला जाए यानी अष्टमस्त केतु छोटे मोटे बीमारियों का कारक है। अष्टमस्त केतु आपको अपने पूर्वजों की संपत्ति से विरक्त कर देता है। अष्टमस्त केतु को अति विशिष्ट कारक माना गया है। यूं तो अष्टमस्त केतु छोटे मोटे रोग का कारक है, लेकिन यह अकस्मात धन प्रदान करता है। नवम का केतु व्यक्ति को अपने पिता से विरक्त करता है, अपने उच्च शिक्षा से विरक्त करता है। और दशम का केतु उसको अपने कर्म से विरक्त करता है, यानी कि अनासक्त कर्मयोगी बना देता है। एकादश का केतु जातक या जातिका को लाभ से विरक्त कर देता है, इच्छा पूर्ति से विरक्त कर देता है, अपने बड़े भाई से विरक्त कर देता है। और द्वादश का केतु व्यक्ति की विदेश यात्रा से उसको विमुक्त कर देता है। केतु के का मूल स्वभाव है कि वो डिटैचमेंट उत्पन्न करता है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु जो है वो आसक्ति का कारण है, वो भ्रम पैदा करता है, वो भय पैदा करता है, वह आसक्ति का कारण है। हालांकि राहु की स्थिति जब अच्छी होती है तो राजनीति, विदेश यात्रा, अकस्मात धन, भौतिक सुख ये सभी प्रदान करता है। वहीं केतु, द्वादशस्थ केतु विदेश से विमुक्ति यानी कि अपने देश में बंद होकर के, अपने घर में रह करके सबसे विरक्त करा देता है। तो ऐसा केतु का स्वभाव होता है। केतु को द्वितीय, तृतीय, छठे, 8वें, 11वें
और 12वें भाव में कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, केतु एक तमोगुणी पाप ग्रह है। इसकी दिशा पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। इसका रंग कृष्ण रंग है। तो केतु भी दुष्स्थानों में शुभ फल देता है। तीसरा, छठा, 8वां और 12वां को दुष्स्थान, वैसे तो छठा, 8वां, 12वां को माना गया, लेकिन तीसरा को भी कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं माना गया। लेकिन इन स्थानों में केतु बहुत अच्छा फल देता है और द्वितीय स्थान में भी अच्छा फल देता है, एकादश भाव में भी अच्छा फल देता है। तो केतु के ये कुछ विशेष गुण हैं। और केतु की महादशा में भी व्यक्ति बहुत वैराग महसूस करता है, बहुत विरक्त महसूस करता है। केतु की महादशा 7 वर्षों की होती है। केतु जिस भाव में जाता है उस भाव के गुण को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि केतु का सिर नहीं होता, तो अपने सिर की प्राप्ति के लिए वो जिस भाव में जाता है उसको ग्रहण करके अपने आप को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। या जो भी ग्रह उस भाव में आ जाए, उस ग्रह के स्वभाव और गुण को केतु ग्रहण करने लगता है और अपने आप को एक पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। यानी कि जिस भाव में केतु हो उस भाव के गुण को ग्रहण करता है। जिस राशि में केतु हो उस राशि के गुण को ग्रहण करता है और जिस ग्रह के साथ केतु हो उसके गुण को भी ग्रहण करने का प्रयास करता है, क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको केतु के बारे में कुछ संक्षेप में उसके कारकत्व, उसके स्वभाव, इसकी विशेषताओं का जिक्र करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई आशंका हो, कोई विरोधाभास हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करनी हो, तो बेहिचक आप अपने सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और केतु के बारे में एक बात ये भी बताऊंगा कि आगे हम जब विस्तृत कुंडली विश्लेषण करेंगे तो अलग-अलग स्थिति परिस्थितियों में केतु के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने संक्षेप में इसके स्वभाव को बताया है। तो कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप बेहिचक निसंकोच अपने सवाल रख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और नमस्कार।